नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार पांडे अपने YouTube चैनल लोकवार्ता के मंच से संसद के अंदर छिड़े एक विवाद के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आमतौर पर संसद के सदस्यों का आचरण सदन के नियमों और परंपराओं के अनुसार होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का आचरण सदन के अंदर इस प्रकार से रहा है कि कोई भी उनको गंभीरता से नहीं लेता। कभी डिबेट के बीच में ही सो जाना। पानी पीते तो हम लोग देखे हैं, लेकिन उनको इस बार बजट सत्र के दौरान कागज कप में चाय पीते हुए संसद में देखा गया। समझ में नहीं आता कि संसद को समझते क्या है। क्या वो नुक्कड़ समझते हैं, चाय का स्टॉल समझते हैं, एरिया समझते हैं जहाँ पर वो चाय की चुस्की लेंगे और डिबेट करेंगे। संसदीय व्यवस्था में जो आचरण की परंपरा डाली गई वो उनके पूर्वजों के द्वारा ही डाली गई। नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, उसके बाद के लाल बहादुर शास्त्री हों। राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है कि वो इन परंपराओं का पालन करेंगे, लेकिन उनको बड़ा दिक्कत और बहुत परेशानी होती है इन परंपराओं को पालन करने में। उनको करीब 22 साल हो गए संसद के अंदर, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता कि प्रश्नकाल कब है, कौन से मैटर को कब उठाना चाहिए। सदन तो एक नियम, परंपरा के नियम के अनुसार चलता है। आपको उस परंपराओं का पालन करना पड़ेगा। अभी एक मैटर आया है जिसमें बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, और नेता विपक्ष होने के नाते उस पर इनको अपना भाषण देना था। लेकिन राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करने की बजाय ये एक अपने देश के भूतपूर्व सेना प्रमुख रहे नरवरे की एक पुस्तक की कुछ अंशों को लेकर के संसद के अंदर इन्होंने विवाद उत्पन्न किया। वो विवाद, वो संसद, वो अभी तक प्रकाशित नहीं है। वो बुक रक्षा मंत्रालय से उसको मंजूरी नहीं मिली है, और उस पुस्तक के अंश को लेकर के इन्होंने संसद को ठप कर दिया। उनको ये अंश कहाँ से मिले, अभी चर्चा के विषय है। उस किताब के जो अंश वो दिखा रहे थे उसमें भारत और चीन के बीच हुए गलवान विवाद के बाद की एक स्थिति है कि एक रात चीनी सेनाएं और उनके टैंक भारत की तरफ बढ़ रहे थे। जो उस भारतीय क्षेत्र का जो एरिया इंचार्ज थे उन्होंने रक्षा मंत्रालय को फ़ोन किया कि स्थिति ऐसी ऐसी है, बोलिए क्या करना है। बात प्रधानमंत्री तक गई। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि जो उचित समझो वो करो। बाकी दिल्ली में बैठा आदमी कर क्या सकता है? जो भी करना है रक्षा सेना को करना है, सेना ही करेगी। सेना मौके पर मौजूद है तो वही करेगी, परिस्थितियों को वही देख रही है, वही आकलन कर सकती है। तो प्रधानमंत्री ने सेना को एक तरह से छूट दिया
कि आप जितना कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं आप करिए, हमारे तरफ से पूरी फ्री हैंड है। इसमें विवाद उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। और दिल्ली में बैठ करके कोई आदमी वहां का आकलन तो कर नहीं सकता उस एरिया का। वैसे भी उनके पूर्वज देश की समस्याओं और देश की सीमाओं के बारे में कितना सजग थे, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। आज कश्मीर का 40% हिस्सा पाकिस्तान और चाइना के पास है। सिर्फ उनके पूर्वजों की कमजोरी की वजह से पूरा का पूरा तिब्बत चीन दबा के बैठ गया। कभी वो चाइना कभी भारत का पड़ोसी नहीं रहा, उसके बीच में बफर जोन का काम करता था तिब्बत। तिब्बत के ऊपर उसने कब्जा किया और वो भारत का पड़ोसी बन गया। आज अक्साई चीन दब के बैठा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा ठोकता है, सिर्फ इनके पूर्वजों की लापरवाही के वजह से। उसके मैटर पे राहुल गांधी क्या कहेंगे? क्या उसमें कांग्रेस सरकारों की लापरवाही नहीं थी? इसके पहले अभी कुछ महीनों को पहले आपने कुछ भारत के अंदर कुछ समस्याएं आप उत्पन्न होते हुए आपने देखा। प्रयागराज में शंकराचार्य जी ने किस तरह से स्नान को लेकर के विवाद उत्पन्न किया। यूजीसी का जो विवाद है अभी चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। जेएनयू में आजकल एक नारा बड़ा ही प्रचलित है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वैसे भी जेएनयू तो अपराधियों का अड्डा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। वहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं। इस पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। आखिर लोग मोदी सरकार की या मोदी की कब्र खोदने का प्रयास ही क्यों कर रहे हैं? खोदना ही क्यों चाहते हैं? नेहरू और उनकी कांग्रेस ने जिस तरह से इस देश को मुसीबत में डाला, उसे मुसीबत से निकालने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप देख चुके हैं बम बंदूक से किस तरह से उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। पाकिस्तानी आतंकवाद किस तरह से समाप्त किया गया। ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। माओवादियों से देश को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। इस पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कांग्रेस पचा नहीं पा रही है कि मोदी यहां पर पहुंचे कैसे, और पहुंचे तो यहां टिके कैसे हैं। प्रधानमंत्री पद तो राहुल गांधी की परिवार की जागीर है, उनका पैतृक अधिकार है। भारत की जनता सामने से वोट देकर के उनको
नहीं ला रही, नहीं जिता रही है, तो बैकडोर से पीछे से आना चाहते हैं। किस तरह से जेएनजीओ को भड़काया जाए, किस तरह से देश के अंदर मुसीबत पैदा की जाए, डीप स्टेट के साथ मिलकर के देश में किस तरह से समस्याओं को खड़ा किया जाए। ट्रंप के साथ मिलकर के उनके सुर में सुर मिलाते हैं। भारत डेड इकोनॉमी है। आज दुनिया मान रही है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था है और इनको डेड इकोनॉमी लगता है। अभी इस विवाद के बाद उन्होंने संसद का बाइकाट किया और संसद के बाहर द्वार पर बैठ करके वो लोग चेक करके, मकर द्वार को चेक करके, और ये लोग नारे लगा रहे थे। उसी समय बीजेपी के एक नेता हैं बिट्टू, उनको इन्होंने गद्दार कह दिया। भाई, आप किसी नेता को इस तरह से गद्दार कैसे कर सकते हैं? हालांकि बिट्टू इसके पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन वहाँ की स्थितियों की वजह से छोड़ करके वो बीजेपी में आए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन तुम फिर कांग्रेस में आओगे। और बिट्टू को गद्दार कहना एक तरह से सिखों को अपमानित करने के बराबर है। अगर इंदिरा गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी की शहादत हुई, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी किया, तो बिट्टू के भी दादाजी थे सरदार बेअंत सिंह, जिनको आतंकवादियों ने गोली से छलनी कर दिया। उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी किया है। तो आप किसी को गद्दार किस तरह से कर सकते हैं? और सिखों के साथ किस तरह से नफरत करते हैं, ये 1984 में ही पता लग गया था, जब इंदिरा गांधी आतंकवादियों को गोली का निशाना बनी। उसके बाद किस तरह से देश के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, नरसंहार किया गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है।